चलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट ऑन हुई, अब स्टार्ट करते हैं। ऑन बोर्ड चेयर सीईओ ड्युअलिटी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शुड नॉट होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। इनकी पोजीशन चेंज करो, मतलब एक ही बंदा दोनों पोजीशन पे नहीं बैठेगा, ये मना करा गया। रिलायंस में आज तक यही है। मुकेश अंबानी जी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तो है ही, साथ में ही इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एज वेल, तो ये ड्यूअल पोजीशन में काम कर रहे हैं। ये इसको सेपरेशन की बात करी थी, किस कमिटी ने बात करी थी, मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। नहीं जी, एमसी एक्शंस तो बाद, कमिटी का रिकमेंडेशन था किसी का, एमसी ने तो बाद में एक्शंस लिए। उदय कोटक जी ने की थी, देखो जरा, उदय कोटक लास्ट में आई होगी 2017 में, उदय कोटक कमिटी चेक करिए, याद आ गया। अब देखो तुम लोग ने ये गड़बड़ करी है बच्चों, ये सीईओ, अब तुम्हें याद नहीं था उदय कोटक ने ये बात कही थी, तो इम्पोर्टेंट है यार, उसमें आ गया, अगर क्वेश्चन बनता है उदय कोटक कमेटी के रिकमेंडेशंस बताइए, आप क्या बताओगे? कॉमन बातें थोड़ी लिखोगे बच्चों, जो उसने स्पेसिफिक बात करी वो तो लिखनी पड़ेगी ना आपको। तो उदय कोटक जी ने बोला था कि देयर शुड बी सेपरेशन, मतलब ये एक ही बंदा डुअल पोजीशन पे नहीं बैठेगा। रिलायंस के हमारे मुकेश अंबानी जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड वो चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन भी है यार, इसकी वजह से ये अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपको पता है आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके ऊपर मैं ही हूं, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दोनों की अलग होनी चाहिए, ये कोटक ने बोला था। और इसको देखने के बाद एक्चुअली ये ना बाहर की कंट्रीज में होता ही है, बाहर की कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया इस चीज को, ऑल्दो ये काफी डाइजेस्ट करने वाली बात कम है। क्यों? क्योंकि देखो यार, कंपनी किसकी है? रिलायंस, मुकेश अंबानी जी, है ना, एक तरीके से बनाई उन्होंने, खड़ी करी, ऑब्वियसली ओनर शेयर होल्डर से वो बात नहीं कर रही मैं, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, ही इज द एमडी एंड ही इज आल्सो सिटिंग ऑन द चेयरमैन पोजीशन ऑफ बोर्ड, है ना। एक तरीके से आप में सिंगल पावर, एक तरीके से कंट्रोल ऑफ पावर हो गया, कंट्रोल ऑफ पावर हो गया। इस चीज को ब्रेक करने के लिए ये एक रूल लाया गया है, एक प्रोविजन डाला गया है, सेबी ने अपने लिस्टिंग एग्रीमेंट में डाला है, LODR गाइडलाइंस में डाला गया है कि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, है ना। मतलब आपका एमडी ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही रखोगे एमडी, दैट मींस हमारे मुकेश अंबानी जी, बट यहाँ पर आप किसी और को बिठाओ which should be a non-executive person and should not be related to ये एमडी, ये बोला गया। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने को तो बोला था सेबी ने कि आप 2020 अप्रैल 2020 तक कंप्लीट कर दीजिए रिक्वायरमेंट, लेकिन कंपनीज ने अभी तक एग्जीक्यूट करा नहीं है। अब ऐसे चर्चा में है कि रिलायंस लिमिटेड इज थिंकिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि वो अपनी इस पोजीशन को छोड़ेगा, हमारे अंबानी जी इस पोजीशन को छोड़ने वाले हैं फॉर गुड बेटर फॉर बेस्ट। अब ये क्यों कर रहे हैं? बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ऑब्वियसली इनकी छवि सुधरेगी इन द मार्केट, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, है ना। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मजबूत होता है, ऑल्दो इट इज नॉट श्योर, ये श्योरिटी नहीं है कि यार होगा ही, बट ट्राई करना है। ये सभी, ये एक हमारे विप्रो ने यही बोला था कि यार जरूरी नहीं है इससे ठीक हो जाए, बट ट्राई तो करना ही चाहिए, ट्राई तो बनता ही है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी मैं बताऊं आपको अभी की जो सिचुएशन है कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा, 2013 कंपनीज में, है ना, 2013 कंपनीज में चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव का रोल सेम है, मतलब चेयरमैन इज ऑल्सो एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसमें रिलायंस भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, ओएनजीसी भी है, कोल इंडिया भी है, एनटीपीसी भी है, भारत पेट्रोलियम भी है, पावर ग्रिड भी है। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लेटर ऑन स्प्लिट कर दिया है रोल को, दोनों के रोल को अलग अलग कर दिया है।
तो दैट वाज अ सिंपल इंफॉर्मेशन. रोल को अलग करो, इन दोनों के रोल को अलग करो. जरूरी नहीं है कि इससे बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिले ही, बट एक ट्राई होता है. यू शुड ट्राई इट. तो अप्रैल 2020 में बोला था एप्लीकेबल कर दीजिए, और अब तो सेबी बोल रहा है हमने आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया, अब तो आप अलग करो ही. ये लिस्टेड कंपनीज पे लगता है मेजरली, बाकियों पे नहीं. कि टॉप, वो भी टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखा जाएगा, उनको बोला गया है कि आप इन दो पोजीशंस को अलग करो. चलिए पढ़ लेते हैं, देखिएगा. ऑन बोर्ड चेयर सीईओ ड्युअलिटी. In the context of different roles and requirements of two positions of board chair, एक तो मॉनिटरिंग वाली एंड एक चीफ एग्जीक्यूशन वाली, बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड स्टिपुलेट. बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, इनका सेपरेशन कर दो. Indian regulation has not so far mandated such a requirement for listed companies. अभी तक mandatory नहीं है. Though many companies have found it attractive to separate, if only to qualify for a lower proportion of independent director on their board. ये बोल रहे हैं ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन काफी कंपनीज ने इसको अप्लाई कर लिया है. The initiatives prescribe such separation in case of all listed and other large public companies. There is no mention, however, as to whether the board chair has to qualify as an independent director as well. ये नहीं बोला कि वो जो बोर्ड के चेयरमैन जो आप बिठाओगे उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं बोला. ऐसा बोला है कि आप इनकी पोजीशन, मतलब यहाँ पर कोई और बंदा बिठाओ अपार्ट फ्रॉम एमडी, है ना. लेकिन ये अभी तक नहीं बोला कि वो आईडी होना जरूरी. Section 203 first proviso clearly provides that an individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company in pursuance of the articles of the company, as well as the managing director or chief executive officer of the company at the same time. क्या बोल रहे हैं कि एक बंदा an individual shall not be appointed or reappointed as a chairperson of the company, वो कंपनी का चेयरपर्सन है, as well as the managing director, या फिर आप बोल सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम. आप चेयरपर्सन हो कंपनी के और साथ में एमडी या सीईओ, ये दोनों पोजीशन एक साथ होल्ड करके नहीं रख सकते अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी. अगर आर्टिकल्स कहते हैं तो कर सकते हो. द कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस, या फिर आपकी कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस कैरी नहीं कर रही है तो कर सकते हो. कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, unless the company is having paid up share capital more than equals to 100 crore or turnover more than equals to 1000 crore, engaged in multiple business and which has appointed one or more chief executive officer for each such business. बोला गया है ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 100 करोड़ या फिर उसका टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू 1000 करोड़, इनमें से कुछ भी हो रहा हो, और वो कंपनी मल्टीपल बिजनेस में एंगेज्ड है और उसने हर बिजनेस के लिए अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग कर रखा है, तो फिर उस कंपनी में उसमें कंपलसरी नहीं है कि आप इन दोनों पोजीशन को अलग करो. बिकॉज ऑलरेडी बहुत तरीके से काम हो रहा है, हर एक बिजनेस का अलग सीईओ है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप मेन कंपनी में भी सीईओ और एमडी की पोजीशन को सीईओ और चेयरपर्सन की पोजीशन को अलग करो. कब कब नहीं करना है, अगर आपके आर्टिकल्स कहते हैं तो, या कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर ही नहीं रही है तो, या कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर तो रही है लेकिन सबका अलग सीईओ है और वो है पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ या टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 1000. तो इन लोगों को वैसे हर कंपनी में, हर लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी में सीईओ और चेयरपर्सन की पोजीशन को अलग करना पड़ेगा, बट कब नहीं करना पड़ेगा, जब ये तीन चीजें हो जाए. इज इट क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं आगे. ये पहला कंसर्न दिखाया था सीईओ ड्युअलिटी पे. ऑन बोर्ड कॉम्पोजिशन, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ये देखिएगा क्या है.
इन्होंने क्या बोला, बोर्ड को कॉम्पोजिशन में चेंज करा, कैसे, सेक्शन 149 में डाला क्या कि हर लिस्टेड कंपनी को कम से कम 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रखने पड़ेंगे, and other notified class of company जिनकी paid up share capital more than equals to 10 crore, turnover more than equals to 100 crore या outstanding loans borrowing more than 50 crore, इनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। इसके अलावा लॉ ने पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी बात करी, लॉ ने पॉजिटिव वे में बात करी और नेगेटिव वे में बात करी। लॉ ने बोला कि द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, शुड बी इंडिपेंडेंट, ये सब बातें करी पॉजिटिव वे में, शुड बी क्वालिफाइड, शुड बी एक्सपीरियंस्ड, ये सब बातें करी। नेगेटिव वे में बोला कि ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोटर्स, वो सब आपको आता ही है। ही शुड नॉट बी अ सीईओ ऑफ एनजीओ, वो सारी बातें, वो सारा वो नेगेटिव वे में इसने बहुत सारी बातें करी। तो बोला गया सेक्शन 149(6) फर्दर लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन डिटेल। आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा है, आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है, एक एक चीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आप लिखोगे कि he must not have any pecuniary relationship with the company in immediately 3 preceding financial year, उसके रिलेटिव का भी कोई pecuniary ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इतने से, वो सारा आप यहाँ छापोगे। फिर क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट ने भी कुछ बोला, क्या कि वेयर द पोजीशन ऑफ बोर्ड चेयर आर नॉट सेपरेटेड एंड वेयर इवन व्हेन सेपरेटेड, जहां सेपरेट नहीं करा और जहां पर सेपरेट करने के बाद भी the incumbents non-alignment with the interest of the promoters and their associates is not established, मतलब जो लोग हैं वो आपस में मिल रहे हैं, स्टिल पोजीशन अलग कर दी तो भी, नहीं करी तो भी, फिर उस केस में द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू establish half of its member as independent, फिर उस केस में आपको कम से कम आधे, टोटल का आधे लोग आप इंडिपेंडेंट बिठाओ। क्या बोला गया है, ऐसी कंपनी जहां पर पोजीशन अलग नहीं है या फिर अलग करने के बाद भी ये लोग मिल रहे हैं, ये लोग अलाइनमेंट है इनके बीच में, तो बोला गया है कि आपको 1/3 था ना, आपको 1/3 ऑफ टोटल रखना था, अब आपको हाफ रखना पड़ेगा। ऐसी कंपनीज जहां पर ये दोनों पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन पे दो आदमी, दो पोजीशन पे एक आदमी बैठा हुआ है या फिर पोजीशन सेपरेट कर दी, स्टिल देयर इज अलाइनमेंट, तो उस केस में आपको टोटल डायरेक्टर्स के हाफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट बिठाने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है ना, तो वैसे तो 1/3 की रिक्वायरमेंट है बच्चों, लेकिन हाफ हो जाएंगे कब, जब ये पोजीशन सेम है या फिर पोजीशन से अलग करने के बाद भी अलाइनमेंट इज देयर। फिर है थर्ड है ऑन मेकिंग बोर्ड्स इंडिपेंडेंस काउंट, मतलब यही नहीं, यही काफी नहीं था कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाओ, अब इसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कंपनी में कुछ और प्रोविजन डाले गए, जैसे कि सेक्शन 173। सेक्शन 173 साफ साफ बोलता है कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, लेकिन अगर आप शॉर्टर नोटिस देते हो बोर्ड मीटिंग का, तो उस केस में उस मीटिंग में, शॉर्टर नोटिस वाली मीटिंग में आईडी, एटलीस्ट एक आईडी बैठा होना चाहिए, और अगर मान लो एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था तो बोला जाता था कि आपने जो रेजोल्यूशन पास किया उसको सर्कुलेट करवाओ, उसका रेटिफिकेशन करवाओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाद में। देखो यही है, populating the board with good proportion of independent director while certainly helpful in maintaining an appropriate balance and diversity। बिल्कुल सही है, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पॉपुलेशन बढ़ा के ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल काम करा है, अप्रोप्रिएट बैलेंस बिठाया है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन ये ही काफी नहीं है, इट इटसेल्फ नॉट बी फुल्ली इफेक्टिव जब तक इनको आवाज नहीं दोगे, जब तक इनको काम करने, आप केवल ये बैठे रहेंगे क्या, इनको काम भी तो दो,
इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ। आपने पहले में क्या बोला, कॉम्पोजिशन में ही, हमने बोर्ड के कॉम्पोजिशन में ही आईडी बिठवा दिए, कैसे 1/3 हाफ या 2 कैसे भी करके। अब इसके बाद इनको आवाज तो दो, इनको बोलने का मौका तो दो। बिठाने से क्या होगा, है ना, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इसको आराम से इसकी आवाज को दबा देंगे, इसलिए आप इनको आवाज दीजिए। आवाज कैसे दिया, कैसे दिया देखिए, 173 subsection 3, the presence of at least one independent director is now necessary under the initiatives, ये अनम्यूट ही है ना, हाँ देखिए, the presence of at least one ID is now necessary under the initiatives for any resolution to be deemed validly approved at a board meeting called at a shorter notice, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पढ़ना, at a board meeting called at shorter notice, at least one ID should be there, है ना, at least one independent director is compulsory उस रेजोल्यूशन को वैलिड करने के लिए। इफ नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर प्रेजेंट, अगर उस मीटिंग में एक भी आईडी नहीं है, देन द रेजोल्यूशन विल नीड टू बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स, तो उस रेजोल्यूशन को सर्कुलेट किया जाएगा और वो रेटिफाइड होगा बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड विल बी रेटिफाइड बाय and it will be ratified by at least one ID, और वो उसको रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, सर्कुलेट करेंगे एंड देन उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है ना। तो दिस वाज, उनको आवाज दे दी गई सेकंड में। फिर आया ऑन इंप्रूविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इफेक्टिवनेस, है ना, ये क्या है, considering the external independent director of large corporations, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, देखो अब क्या है, on improving independent director effectiveness, what is it, देखिएगा, considering that external independent director of large corporations are in most cases people in full-time occupation as CEOs or senior directors or in professional practice with heavy demands on their time, concern has been often been expressed that such directors may not always be able to devote the time and effort required to justice to their independent directorship on board. ये प्रॉब्लम थी। What was the problem? इसका समरी बता देती हूँ। What is the problem? प्रॉब्लम क्या थी कि यार आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हो, है ना, एक डायरेक्टर पता नहीं कितनी कंपनीज में बीओडी में है, इन पे कोई लिमिट तो डालनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये क्वालिटी वर्क नहीं करेंगे, इतना काम है, ये हर कंपनी में थोड़ी विजिट कर पाएंगे रेगुलरली, और कर भी लेंगे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे तरीके से। हर कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और आपके ऊपर कंधों पे आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको तो जस्टिस करना ही पड़ेगा ना। आपके पास टाइम नहीं है और आप जस्टिस कर नहीं पाते हो इन चीजों का, और मतलब एक तरीके से आपके पास यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट टाइम कि आप इन एक एक कंपनी में अच्छे से गाइडेंस दे पाओ। इस वजह से कंपनीज एक्ट ने क्या किया, 165 ले आई, अपर लिमिट डिसाइड कर दी कि यू कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, और आप 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो, और जिसमें से भी 10 पब्लिक कंपनी, नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज के केवल 10 बन सकते हो, इंक्लूडिंग डीपीसी, डीम पब्लिक कंपनी भी इस 10 में आ जाएगी, ऑन हुज बोर्ड अ डायरेक्टर में सिट, ठीक है ना। अपर कैप है 20 का, जिसमें से भी 10 आपके कौन है, पब्लिक कंपनीज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, आगे क्या बोला, उसमें भी चेयरमैन पे भी लिमिट लगाई, अब देखो क्या, ये नहीं आएगा।
ठीक है, आपको याद होगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है वैसे, आपको याद होगा कि आप मैक्सिमम कितनी कमिटीज में, कितनी कमिटी के मेंबर बन सकते हो? कोई आइडिया? कमिटी के कितने मेंबर कितनी कमिटीज के मेंबर बन सकते हो, बताएं जरा। एक डायरेक्टर कितनी कमिटी का मेंबर बन सकता है? 10। और चेयरमैन कितनी कमिटी में बन सकता है? 5। ठीक है, ये हमारे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है ना। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या बोलता है? अब लिस्टिंग एग्रीमेंट सुन लो। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या बोल रहा है कि clause 49 of the listing agreement, the maximum number of listed company directorships have been pared down to 7. लिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर केवल 7 कंपनियों की डायरेक्टरशिप ले सकते हैं। एंड इन केस ऑफ सर्विंग होल टाइम डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी, दिस हैज बीन फर्दर स्केल डाउन टू 3। और अगर मान लो आप होल टाइम डायरेक्टर हो किसी में, तो होल टाइम डायरेक्टर केवल 3, केवल 3 कंपनियां। आप डायरेक्टर बनो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में बनो, लेकिन इफ यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर तो फिर आपको मैक्सिमम 3 कंपनी के डायरेक्टरशिप अलाउड है। ये लिस्टिंग एग्रीमेंट बहुत खतरनाक है। अब आप बोलोगे मैम हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट, दोनों में से जिसके भी प्रोविजन ट्रिगर है। कंपनीज एक्ट ने आपको लिमिट दी 20 की और पब्लिक की 10 की, लेकिन लिस्टिंग एग्रीमेंट भी लग रहा है आपके ऊपर। लिस्टिंग एग्रीमेंट लिस्टेड कंपनीज पे लग रहा है, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट ने बोला है कि आप मैक्सिमम 7 की डायरेक्टरशिप ले सकते हो, और अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो किसी कंपनी में तो फिर मैक्सिमम 3 की ले सकते हो। ठीक है ना, ये लिमिट याद रखनी पड़ेगी आपको। मैम होल टाइम डायरेक्टर तो केवल एक कंपनी में ही हाँ, बनता है। अदर कंपनी में जो आप प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो ना, वो 3 ही है। एक कंपनी में ओके आप होल मैम। टाइम डायरेक्टर हो, अदर कंपनी 3 ही ले सकते हो, नॉट एज अ होल टाइम डायरेक्टर, एज अदर डायरेक्टर। दिस वाज कंपनीज एक्ट। इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढंग से करा हुआ है ना, वो इसमें काफी कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ। ये इम्प्रूविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिवनेस में, एक्चुअली आप इसको ऐसे पढ़ो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिवनेस मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख दिया, उसको आवाज भी दे दी, अब उसका काम इफेक्टिव कैसे हो, कैसे हो, लिमिट क्वालिटी, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ योर वर्क। तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? आप 50 कंपनियों में डायरेक्टर हो तो आप कैसे अपने रोल को जस्टिस दे पाओगे? तो वहां पर ही रोक लगा दी 165 ने। ठीक है, इससे ऊपर था कि भाई उसको वॉइस दी गई, दैट मींस ऑन मेकिंग बोर्ड्स इंडिपेंडेंस काउंट, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस हो। आपकी इंपॉर्टेंस कब होगी कि भाई शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला ली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वो मीटिंग नहीं हो सकती है। चलो रेजोल्यूशन भी पास कर लिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दिखाए बिना वो अप्रूव नहीं हो सकता। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सामने आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो काम हो पाएगा। इसका मतलब उसको आवाज दी गई। एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाना ऑन बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। आपने आईडी को बिठाया, और आईडी कौन है उसका भी चर्चा की गई। एंड फर्स्ट वन वाज ये पोजीशन का सेपरेशन। आपको पता है आज क्या हुआ है हमारे वोडाफोन आइडिया से? पता ही होगा, कुछ खबर है? इस कंपनी से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया है 4 अगस्त को, 4 अगस्त। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करा, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके कुमार मंगलम बिरला। मैम कुमार मंगलम ने। हाँ, इसने रेजिग्नेशन डाल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसका शेयर प्राइस टूट रहा है अभी, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव रिजाइन करता है ना तो देयर इज समथिंग फिशी, कुछ डर वाली बात होती है।
तो वैसे तो अब इसके मैम लिए दूसरा बना भी तो दिया ना पर बिल्कुल। हाँ, इन्होंने किसी और को भी अपॉइंट कर लिया है जो इन्हीं के ही दूसरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनका भी काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। एक तो होता है सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिजाइन करते जाएं, तो जैसे सत्यम में हुआ था, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, मार्केट में आज हलचल होनी है इस शेयर पे, डेफिनेटली होगी, बिकॉज न्यूज बड़ी है। तो ये एक बिजनेस न्यूज थी। अब आते हैं, हम रिवीजन कर लें, नेक्स्ट तो कल ही करेंगे। रिवीजन चालू करते हैं, चलो अभी है 10 मिनट, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट होल्ड कर। चलिए, सेक्शन 161 में 3 डायरेक्टर पढ़ाएंगे अपन को, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है इसको। पर्सन जो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता वो कौन है? जिसने नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंट करा था और वो वहां फेल हो गया। दैट मींस 160 में उसने एप्लीकेशन दी थी अपने अपॉइंटमेंट की, लेकिन उसको वहां पे अपॉइंट नहीं करा गया, वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। टेन्योर क्या रहेगा एडिशनल डायरेक्टर का? जिस दिन अपॉइंट हुआ उससे नेक्स्ट द कमिंग एजीएम। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? जो ओरिजिनल डायरेक्टर हमारा गया हुआ है और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है उसकी जगह पर। आर्टिकल्स आपके अप्रूव करने चाहिए इस बात के लिए, तभी आप ऑल्टरनेट रख सकते हो। द पर्सन होल्डिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी और डायरेक्टर के लिए ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो तो उसी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। You are already holding a position of alternate director for a director of a company. You cannot hold a position of alternate director for another director of the same company. ठीक है ना? टेन्योर क्या रहेगा जब तक वो नहीं आ जाता। ओरिजिनल डायरेक्टर जैसे इंडिया में कदम रखा, यू आर आउट, आपको आउट कर दिया जाएगा। और अच्छा, ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, रिटायरिंग डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। ये सारे प्रोविजंस ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगे, ऑल्टरनेट पे नहीं लगेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑल्टरनेट बनना चाहते हो तो यू हैव टू बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर की ऑल्टरनेट बनना चाहता है कोई तो वुमेन डायरेक्टर ही होना चाहिए, वो शुड बी अ वुमेन मतलब। ठीक है, तो दिस वाज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। फिर आते हैं हम नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर वो पर्सन है जिसको अपॉइंट करा है किसने? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर अंडर एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के अंडर एनी एग्रीमेंट वो अपॉइंट हुआ है। तो ये वो बंदा है जो अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अंडर एनी एग्रीमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। गो। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी भी इसी में पढ़ेंगे। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स में रिटायर नहीं हो रहा बट कुछ ऐसा हो गया जो उसमें बीच में निकलना पड़ रहा है उसको, तो that is casual vacancy. That means before expiry of term in normal course, the person who the vacancy created in the office of a director before expiry of term in normal course. ठीक है, इसको भरता कौन है? इस वैकेंसी को फिल करता है बोर्ड। जैसे कि देखो ना, अब आप ये देखिए, कुमार मंगलम जी गए तो यार ये नॉर्मल इनका रिटायरमेंट मान लीजिए ड्यू था, इसका एजीएम होनी थी 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को जाना था इनको, रिटायरमेंट वहां हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या रेजिग्नेशन डाल दिया, तो दैट मींस वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, है ना? ये कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे, और उन्होंने फिल कर दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करते हैं
इनका कार्यकाल कब तक रहता है? जिस दिन बोर्ड ने अपॉइंट करा उससे नेक्स्ट एजीएम, बस। अब क्या होता है? द कमिंग एजीएम, ठीक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट में, देखो, अपॉइंटमेंट शेल बी मेड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, अपॉइंटमेंट शेल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड, वही कि नेक्स्ट एजीएम में इसके अपॉइंटमेंट पे चर्चा होगी, अप्रूवल शेयर होल्डर्स करेंगे इसके अपॉइंटमेंट का। Person so appointed to fill casual vacancy shall hold office up to the date to which director in whose place he is appointed would have held office if he had not been vacated. वही नेक्स्ट एजीएम, हर डायरेक्टर एजीएम में रिटायर होगा, रीअपॉइंट होगा। Person appointed to fill casual vacancy cannot be considered as retiring director. To reappoint such director, requirements of 160 need to be complied. अच्छा, ये बात देखिएगा क्या है। जो पर्सन आपने कैजुअल वैकेंसी में फिल करा है बोर्ड ने, इसको आप रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं मानोगे, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिटायरिंग डायरेक्टर, क्योंकि इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर आपको इसको रीअपॉइंट करना है तो यार रीअपॉइंटमेंट उसी बंदे का होता है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, तो ये तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ ही नहीं, इसको तो बोर्ड ने अपॉइंट किया था। और बोर्ड के अपॉइंटेड बंदे का रीअपॉइंटमेंट नहीं करोगे आप इसको अपॉइंट करो एज पर सेक्शन 160, ये अपॉइंट होगा एज पर सेक्शन 160। ये फर्क थी ये चीजों में। वन 162 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, मतलब आपको एक से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है और आप एक सिंगल रेजोल्यूशन से मल्टीपल अपॉइंटमेंट कर रहे हो। सिंगल रेजोल्यूशन से मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स अलाउड नहीं है जब तक एक रेजोल्यूशन और पास नहीं कर दो। अगर आपको सिंगल रेजोल्यूशन से मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स करने हैं तो इसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जिसमें यूनानिमस कंसेंट आए, यूनानिमस कंसेंट आए, ठीक है ना। तो a motion for appointment of more than 2 persons as a director of the company by a single resolution shall not be moved unless a proposal to move such a resolution first been agreed to meeting without any vote being casted, unanimous resolution. फिर 162 का 2 है a resolution moved in contravention, ठीक है, वो void होगा। 163 था प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये सेक्शन क्या बोलता है कि आर्टिकल्स में एक तो अप्रूवल होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर को अपॉइंट करने। आर्टिकल्स मस्ट प्रोवाइड, आर्टिकल्स क्या बोलेंगे कि कम से कम 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी एज पर 163। Such appointment are done once in 3 years. Method of voting for directors, single transferable vote. Single transferable vote का मतलब होता है कि candidate gets elected if he gets the required number of votes, है ना। मतलब आपके पहले से डिसाइड हो जाता है कि यू विल गेट, अगर आप इतने वोट्स लेते हो तो आप क्वालिफाइड हो। मतलब एक ही वोट में एक कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ वोट्स होते हैं। Here minority interest is also protected and it does not depend on shareholding. बिल्कुल सही बात है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट खुश हो जाता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट से कि मुझे बड़े बड़े शेयर होल्डर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोटा के वोट आने चाहिए, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न के वोट्स आने चाहिए, तब जाकर के दे विल बी अपॉइंटेड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है इससे बेसिकली। कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड एट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सच डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन जीएम बाय ओआर। ध्यान रखना, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर है इनको आप जनरल मीटिंग में ओआर पास करके शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते हैं, इनके लिए एसआर लगते हैं। तो दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर 164 डिस्क्वालिफिकेशन है, ये तो आपको आती होगी, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। 165 डायरेक्टरशिप है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स।
164 का टूल जरा ध्यान रखना कि ऐसा डायरेक्टर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हो या फिर एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी हो कंटिन्यूअसली 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, या फिर डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं करा है, उनके इंटरेस्ट का नहीं करा है, डिबेंचर्स को रिडीम नहीं करा, इंटरेस्ट का नहीं करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, पे नहीं करा, 1 साल से ज्यादा हो गया ऐसा डिफॉल्ट, तो वो लोग हर कंपनी में दे आर इनएलिजिबल टू गेट अपॉइंटेड एंड खुद की कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 और पब्लिक में 10, मेंबर्स में रिड्यूस, एसआर पास करके लिमिट को कम कर सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है 166, इजी सा थ्योरी क्वेश्चन। 167, 164 करोगे तो ये भी हो जाएगा। 168 रेजिग्नेशन, नोटिस देना पड़ता है इन राइटिंग में, मना भी नहीं कर सकते, और कंपनी नहीं, डायरेक्टर कंपनी को एक DIR 11 सबमिट करता है, नहीं सॉरी, डायरेक्टर ROC को DIR 11 एंड कंपनी भी ROC को DIR 12 सबमिट करती है कि ये जो रेजिग्नेशन है वो क्यों हुआ, उसके रीजन ROC को बताने पड़ते हैं। फिर 169 चलो कल से करते हैं। That's it for today। आप रिवाइज करते रहिए, बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आगे का कल करेंगे। That's it for today। मिलते हैं कल। थैंक यू।